Dear students, today we are going to discuss what are the basic principles of fiber optics and explain them. Last time we have studied introduction to fiber optics, and in that topic we have covered how we can use light as communication. ठीक है, and communication means sending data from one point to another point. तो आज हम उसी को आगे जो है एक्सटेंड करेंगे कि आप लाइट को किस तरह यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, एक्सप्लेन देम। कि जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है, यानी फाइबर ऑप्टिक में जो लाइट ट्रैवल करती है वो कैसे ट्रैवल करती है। तो फाइबर ऑप्टिक होती क्या है, ये एक ग्लास पाइप होता है, समझ लें एक ग्लास की वायर होती है जिसमें से लाइट पास करती है, और लाइट उसके अंदर ही कन्फाइंड रहती है, यानी उससे बाहर नहीं जाती, उसके अंदर ही ट्रैवल करती है। अब जो ट्रैवल है लाइट वो किस तरह करती है बच्चे, दो यहाँ पे बेसिक प्रोसीजर होते हैं, यहाँ पर उसने मार्क भी किए हुए हैं। तो एक आपके पास जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए लाइट वहाँ ट्रैवल कर रही होती है, और दूसरा कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। तो ये वो दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जिनको ओबे करते हुए लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रैवल करती है। तो इन दोनों को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये दो चीज़ें क्या हैं। तो पहले उसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चे ये चीज़ आप पहले भी पढ़ के आए हैं कि अगर लाइट एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें फिगर में, ये लाइट की एक रे है, ये ग्लास में ट्रैवल करती हुई जा रही है, और आगे फिर जब एयर में एंटर होती है तो फिर यहाँ पे ये बेंड हो जाती है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है यहाँ पे, यानी ये 90 का एंगल है, नॉर्मल लाइन है हमारी। तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। कि लाइट जब एक मीडियम में जा रही हो, जैसे यहाँ पे ग्लास में जा रही, ग्लास में ट्रैवल कर रही, शीशे में ट्रैवल कर रही है, तो जब ग्लास में से वो एयर में जाएगी, ठीक है, शीशे से वो हवा में जाएगी, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी। तो ये जो बेंड होती है लाइट अपने पास से, इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो लाइट जब एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। और ये जो बेंडिंग होती है, ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, या जो लाइट की स्पीड है एक मीडियम में वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, इनकी रेशियो होती है आपके पास, तो इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो सी हमारी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और वी हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम है। तो अगर वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसको मीडियम में लाइट की स्पीड से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से आ जाता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये ग्लास और एयर वाली एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहा है। कहता है आप जब ग्लास से लाइट को एंटर करवाएंगे एयर में, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, ये रेज हैं, दो उसने डिस्कस की हैं। तो ये रे जो है ग्लास में ट्रैवल कर रही है, यहाँ पे ये बाउंड्री आ गई ग्लास और एयर वाले मीडियम की। ठीक है, ये आपके पास बाउंड्री आ गई है ग्लास और एयर वाले मीडियम की, ये हमारी ये बाउंड्री है। अब जब इस लाइट बाउंड्री पे पहुंचेगी तो पहले वो ग्लास में ट्रैवल करेगी, सब ग्लास से वो एयर में जाएगी, तो जब ग्लास से वो एयर में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है इस बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी। अब ये जो लाइट बेंड होती है ये डिपेंड करती है अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, यानी ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा। ठीक है, जैसे जैसे हम इस एंगल को बढ़ाते जाएंगे लाइट की बेंडिंग बढ़ती जाएगी, यानी ये जो लाइट में बेंड आ रहा है यहाँ पे, वो जो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है वो जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दो रेज उसने पहले डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट रे जो है वो जब सेकंड मीडियम में जाएगी ग्लास एयर में तो उसमें बेंड कम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक और सेकंड रे यहाँ पे बनाई जाए तो वो यहाँ पे ज़्यादा बेंड होगी। ठीक है, यानी जैसे आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा, ये जो
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यानी बेंड होने का एंगल, ये भी बढ़ता जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी बढ़ता जाएगा। और अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को या एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दें कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाए, तो इसे फिर हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ये जो हमारी इंसिडेंट रे जो उसने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की है, यहाँ पे फिगर में देखें, तो ये जो इंसिडेंट रे है जो डॉटेड लाइन से उसने रिप्रेजेंट की है, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि आपके पास जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो गया, यानी रिफ्रैक्ट होने का जो एंगल है रे का, अब वो 90 डिग्री का जो है वो, ठीक है। तो अब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो गया। यानी ये जो डॉटेड लाइन से रे रिप्रेजेंट की है, ये जब ग्लास से एयर में जाती है तो 90 के एंगल पे ये बेंड होती है, यानी इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस डॉटेड रे के लिए है, ठीक है, इसको हम क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 हो जाता है, यानी ये जब रे ग्लास से एयर में जाएगी तो 90 के एंगल पे बेंड होगी। और ये जो एंगल जिसके ऊपर 90 के एंगल का हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन उसने यहाँ पे लिखी भी हुई है, कहता है एट सम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री व्हेन रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द एयर, ठीक है, थ्रू द ग्लास टू एयर। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, या इसको थीटा सी हम कहते हैं। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। अब अगर हम एंगल को मज़ीद बढ़ा देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो बेटे फिर जो आपकी लाइट की रे है वो इस मीडियम से अगले मीडियम में नहीं जाएगी, ठीक है। यानी अगर हम एंगल को मज़ीद बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मज़ीद बढ़ा दें, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दें, तो आपका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, अगर ये ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल से, यानी क्रिटिकल एंगल से भी इसको बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा, आपकी जो लाइट है वो ग्लास से एयर में नहीं जाएगी, ठीक है, वो वापस रिफ्लेक्ट होकर ग्लास में ही आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम फिर कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यही उसने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है, यही कैलकुलेशन उसने यहाँ पे की हैं। तो कहता है कि आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2, इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। अब अगर कहता है थीटा 1 जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हो क्रिटिकल एंगल, और थीटा 2 जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमें पता है कि अगर आपका थीटा आई, ठीक है, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये हमें पता है। तो थीटा 1 अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो तो थीटा 2 यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आएगा। तो इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर दें, थीटा 1 की जगह क्रिटिकल एंगल आ गया और थीटा 2 की जगह 90 आ गया, और आपको पता है साइन 90 पे 1 होता है, तो इसलिए राइट साइड पे 1 आ गया। तो यहाँ से हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये n1 को उधर जाके डिवाइड कर दें n2 के नीचे, तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास जो है क्रिटिकल एंगल का ये फॉर्मूला बन जाएगा n2/n1। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें, n2 बच्चे यहाँ पे जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला जो मीडियम था वो एयर था, और n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखे भी हुआ उसने, तो हम ग्लास से एयर में जा रहे हैं ना, तो ये देखें n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, और n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का। तो इनकी वैल्यू जब आप यहाँ पे नीचे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो आपके पास जो क्रिटिकल एंगल आता है वो 41.8 डिग्री आता है। यानी ग्लास और एयर की बाउंड्री के लिए जो एंगल है क्रिटिकल एंगल वो 41.8 डिग्री है। तो अगर आप 41.8 डिग्री के ऊपर लाइट को फॉल करवाएंगे ग्लास एयर बाउंड्री पे, तो जो लाइट की रे है वो 90 के एंगल पे बेंड होगी, ठीक है, 90 के एंगल पे बेंड, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे हमें पता है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है। और अगर आप एंगल को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देंगे, यानी आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो फिर आपकी जो है लाइट की रे वो ग्लास से एयर में नहीं जाएगी, वो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करेगी, जो अभी मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो, तो फिर लाइट जो है वो
आगे ग्लास से एयर में नहीं जाती, वापस ग्लास में रह जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लेना। अब उसने कुछ रेज जो हैं यहाँ पे एंटर की हैं, तो जो बच्चे ये फर्स्ट वाली रे है, ये जो फर्स्ट वाली रे है, कहते हैं ये वाली रे, इसको लेस देन क्रिटिकल एंगल पे एंटर किया था ग्लास के अंदर, तो ये जो है वो ग्लास से एयर में चली गई। ठीक है, ये बाहर निकल गई। लेकिन ये सेकंड रे जो है, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल के ऊपर एंटर की है हमने ग्लास में, तो ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है, और ये ग्लास में आगे इस तरह मूव करना शुरू हो गई है। अब ये ग्लास से बाहर एयर में नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये जो लाइट है सेकंड रे, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए ग्लास की एक साइड से ग्लास की दूसरी साइड पर चली जाएगी, यानी ऑप्टिकल फाइबर की एक साइड से दूसरी साइड तक ये जो है ये पहुंच जाएगी। और इस तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रोपोगेट करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे उसने इसको